नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात का 114वां एपिसोड। ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना एपिसोड। कहा, मन की बात में पीएम ने उत्तराखंड को दी वरीयता। कालाढूंगी में शहीद भगत सिंह की जयंती पर रखा 2 मिनट का मौन। युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। भगत सिंह के बलिदान को किया याद। ऋषिकेश में 3 मांगों को लेकर निकाली गई स्वाभिमान महारैली। मूल निवास और सशक्त भू कानून मुख्य मांगों को लेकर हजारों लोगों ने दिखाया दम। रुड़की में मांगों को लेकर धरने पर बैठे उत्तराखंड किसान मोर्चा। कलियर विधायक फुरकान अहमद के कैंप कार्यालय पहुंचे किसान। विधायक फुरकान को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल में छात्रों को बताया गया वोटर आईडी कार्ड का विस्तार। सदस्य गौरीशंकर कांडपाल ने बताया विस्तार। आयु पूरी कर चुके बच्चों के बनाए वोटर आईडी कार्ड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने देहरादून के गुच्चू पानी में सुनी पीएम मोदी के मन की बात। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होने पर बधाई दी है। 10 सालों में मन की बात कार्यक्रम में एक साधक की तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है कार्य, सीएम धामी का कहना है। पीएम मोदी ने छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया है। लोगों को मन की बात कार्यक्रम में शामिल कर लाते हैं आगे। पूरे देश और दुनिया के अंदर मिली पहचान। हर कार्यक्रमों में पीएम मोदी करते हैं उत्तराखंड का स्मरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करता हूं अभिनंदन, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पीएम मोदी से देश दुनिया को मिल रही है नई प्रेरणा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो सीएम धामी ने जो है देहरादून के गुच्चू पानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 114वां एपिसोड सुना है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली। साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ और अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, वो पूरी देश दुनिया की नजर में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे एक गांव का उन्होंने जिक्र किया, जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि एक नई प्रेरणा पूरे देश दुनिया को मिली है। और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 114वां एपिसोड बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा के वीरभद्र मंडल बूथ नंबर 85 में सबसे ज्यादा सदस्यता का रिकॉर्ड बनाया है। आज जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ पीएम की मन की बात को सुना, साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने पर गर्व महसूस होता है। हर बार नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बात को हम सुनते हैं। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को वरीयता दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के झाला गांव सहित कई स्थानों का जिक्र किया। इसी के साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरा होने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना भी इस दौरान की। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 114वां एपिसोड मन की बात का हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ सुना। हमने मिलके मन की बात यहाँ सुनी और उस मन की बात में मुझे और भी अपने आप को गर्व होता है कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस मन की बात में इस उत्तराखंड को वरीयता दी है, तरजीह दी है। अब आप देखिए उत्तरकाशी जिला
जिसका मैं ठीक है, मैं प्रभारी हूँ मंत्री के नाते, लेकिन कितनी खुशी होती है कि मेरे उसी जिले के झाला ग्राम सभा के लोगों का उन्होंने जिक्र किया स्वच्छता को लेकर। वहीं उन्होंने मेरे ही बगल में स्वर्गाश्रम परम पूजनीय स्वामी चिदानंद जी का सफाई करते हुए दिखाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया, पिथौरागढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं को मन की बात सुनते हुए दिखाया। यानी छोटे से राज्य को कितना तवज्जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, ये आज उनके मन की बात से भी स्पष्ट हो जाता है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां पर कुमाऊं दौरे के अंतिम दिन रुद्रपुर पहुंचे हैं डीजीपी अभिनव कुमार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर कुमाऊं दौरे का आज अंतिम दिन है डीजीपी अभिनव कुमार का, और इस दौरान वो रुद्रपुर पहुंचे। पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, जिम और एमटी शाखा का निरीक्षण उन्होंने किया। नियमित रूप से साफ सफाई करने के निर्देश दिए। पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं 150 सीसीटीवी कैमरे और पीए सिस्टम का उद्घाटन किया है। डीजीपी ने स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद किया। जनता ने यातायात, नशा, महिला संबंधित अपराधों को जोर शोरों से उठाया है। नशे के खिलाफ अभियान में जनता का सहयोग जरूरी है, डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है। अपराध नशा मुक्त और महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ हो रही है कठोर कार्रवाई। अपराधियों का स्थान अस्पताल या नरक होगा। नशे में लिप्त बच्चों की करेंगे काउंसलिंग। नशे के बढ़ते प्रभाव पर अधिकारियों को कड़े निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं डीजीपी ने आईआरबी के प्रथम सम्मेलन में भी शिरकत की है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किया है सम्मानित। यहां पर पीएसी एक अनुशासित पुलिस बल है, डीजीपी का ये कहना है। पीएसी को हमेशा विषम और आपात स्थिति के लिए रहना होता है अलर्ट मोड पर। अधिकारी और जवान बेहतर अनुशासन का पालन करें, डीजीपी अभिनव कुमार का ये कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है, और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं, और ये एक छवि बन रही थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलतफहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या या तो वो स्वर्ग से धारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सबसे सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाएगी। नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था। उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही, पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र कि हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है, और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो ये था कि खुद यहाँ का भ्रमण करके अलग अलग जनपदों में वहाँ जनता के साथ संवाद करके, वहाँ की मीडिया के साथ संवाद करके, वहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनके बारे में अवगत कराऊं, और फिर उनके आधार पे जो भी हमें पुलिस व्यवस्था में जो भी परिवर्तन लाने हैं वो फिर योजनाबद्ध तरीके से वो परिवर्तन लाए। भारत के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती पर कालाढूंगी नगर में युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता के नेतृत्व में
शहीद उधम सिंह पार्क कालाढूंगी में युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर के शहीद भगत सिंह को याद किया है। युवाओं ने शहीद भगत सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं स्थानीय युवक अर्णव कंबोज ने कहा इस मामले में कि शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए 23 साल की उम्र में ही जो बलिदान दिया उसे देश कभी नहीं भूल सकता और हम सभी को शहीद भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहिए। आज हमारे शहीद भगत सिंह जी की श्रद्धांजलि थी। उसके उपलक्ष्य पर आज सभी कालाढूंगी की युवा साथी और सभी कालाढूंगी वासियों ने मिलकर उधम सिंह पार्क कालाढूंगी में मोमबत्ती जलाकर उनका याद करा और उनको एक श्रद्धांजलि दी। मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ। और उधर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उत्तराखंड किसान मोर्चा कलियर विधायक फुरकान अहमद के कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक फुरकान अहमद को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जिले के सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि वो किसानों की बात सरकार तक पहुंचाए और किसानों की समस्याओं का जो है यहां पर निदान कर सके। आपको बता दें कि समाधान निकालने के लिए ये जो है आयोजन किया गया। लगभग 25 दिन से 2 किसान संगठनों का धरना अनिश्चितकालीन दिन रात रुड़की में चलाया रहा। वो जो किसान की डिमांड है स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में देहात क्षेत्र में ना लगाया जा, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिलाया जा। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम विपक्ष के विधायक माननीय फुरकान अहमद जी के यहाँ आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मानना यह है कि हरिद्वार के लोगों ने और उधम सिंह नगर के लोगों ने हमने दोनों जिलों ने पुरजोर तरीके से विपक्ष के लोगों को विधायकों को जिताकर विधानसभा भेजा। इनकी जो हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी अपने साथियों सहित यहाँ पर विज्ञापन देने के लिए आए। मुझे उन्होंने विज्ञापन दिया। उसमें उनकी मांग थी कि जो हमारे जिले हरिद्वार में या पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है वो ना लगाया जाए। वो बात सही भी है कि नहीं लगने चाहिए। और दूसरी उनकी मांग थी कि इकबालपुर मिल पर जो किसानों का 108 करोड़ रुपया 2017-18 का बकाया वो तत्काल गन्ने का भुगतान हो। और नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज गुनिया लेखधारी के छात्र छात्राओं को वोटर आईडी कार्ड के बारे में स्वीप टीम नैनीताल के सदस्य गौरीशंकर कांडपाल ने विस्तार से बताया। विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज गुनिया लेख में युवा मतदाताओं और भावी मतदाताओं जिनकी 1 जुलाई 2024 को उम्र 17.5 साल से अधिक हो चुकी है, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सिखाई गई, जिसमें वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के द्वारा आयु पूरी कर चुके बच्चों के वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। विद्यालय के हेड बॉय पंकज कुमार के सहयोग से बच्चों का आवश्यक डेटा एकत्र करते हुए उनके वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह मेहरा ने बच्चों को मताधिकार के लाभ से भी परिचित कराया। मुनिकीरेती पुलिस की चेतावनी को अनदेखा करना तपोवन के एक होटल संचालक को भारी पड़ गया। चेकिंग के दौरान होटल संचालक होटल में रुकने वाले गेस्ट को शराब परोसता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने होटल संचालक को इस मामले में गिरफ्तार किया और होटल से पुलिस को 2 बोतल शराब और 38 कैन बियर भी मिली है, जबकि शराब की कई खाली बोतलें भी मौके से बरामद की गई। पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने इस मामले में बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर देर रात तपोवन के कई होटल्स में छापेमारी की गई। इस दौरान होटल में रुके गेस्ट शराब पीते हुए देखे गए। वहीं पूछताछ में संचालक गेस्ट को शराब पिलाते लाइसेंस नहीं दिखा सका, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान प्रियव्रत तोमर के रूप में हुई है। पुलिस ने संचालक के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत इस मामले में अधिक जानकारी के लिए जांच कर रहे हैं। हरिद्वार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने एक वन तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन तस्कर के पास से वन विभाग को एक गुलदार की खाल भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने आरोपी जसपाल को चंडी घाट से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाहर से गुलदार की खाल लेकर आया था।
और सामपुर रेंज की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी और चंडी घाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। तो हमने अभियुक्त पकड़ा है। ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था और बेचने के इरादे से ही आया था। और वेस्टर्न होटल में नौकरी करने वाली एक महिला कर्मचारी ने ऋषिकेश के आमबाग स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद से शव परिजनों के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस की पहली जांच में पता चला है कि महिला कर्मचारी डिप्रेशन में थी। आईडीपीएल चौकी के एएसआई मनोज रावत ने इस मामले में बताया कि जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली 20 साल की मेघा तामिया नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल वेस्टर्न में दिसंबर 2023 से नौकरी कर रही थी। 24 सितंबर 2024 को शाम को ड्यूटी करने के बाद मेघा ऋषिकेश के आमबाग गली नंबर 3 स्थित फ्लैट में वापस पहुंची। आधी रात को मेघा ने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह मेघा की रूम पार्टनर होटल वेस्टर्न से ड्यूटी करके जब वापस आई तो कमरे के अंदर मेघा को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा। आनन फानन में पड़ोसियों ने मेघा को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मेघा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मेघा के शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा। आमबाग स्थित फ्लैट में भी पुलिस जांच के लिए पहुंची। और उत्तराखंड में साल 1950 में मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग में जोर पकड़ना अब शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही राज्य में नशे की बिक्री पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग जोरों पर है। इस मांग को लेकर के ऋषिकेश के आईडीपीएल हॉकी मैदान में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिली है। ज्यादातर महिलाएं यहां पर उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन करती और नारेबाजी करती हुई नजर आई। प्रदर्शन के बाद से हजारों लोगों ने त्रिवेणी घाट तक स्वाभिमान महारैली भी निकाली। त्रिवेणी घाट पर लोगों ने पूजा अर्चना के बाद से अपनी मांगों के संबंध में लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और स्वाभिमान महारैली में ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद रही। जी, हम चाहते हैं कि सरकार हमारा भू कानून 1950 और मुद्दा है हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे मूल निवासियों को जो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, उनको उनका भू स्वामी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बना के वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां उनके लिए हैं और जितने भी हमारे संसाधन वो लोग यूज कर रहे हैं। जगह जगह रिजॉर्ट खोले गए हैं, जगह जगह जंगलों में होटल खोले गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है। इसलिए हम इस भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग 1 महीने से हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। और वहीं महारैली को लेकर के और क्या कुछ खास है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर दीपक नारंग की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 1950 से मूल निवास और भू कानून की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के कई शहरों में विशाल महारैली हो चुकी है और आज ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में भी महारैली हो रही है। मैं अपना कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आईडीपीएल के मैदान में, हॉकी मैदान में महारैली के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी तक अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और नशे के विरोध के साथ साथ में वर्ष 1950 से यहाँ पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हर तरफ उत्तराखंड की जय के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार कब इनकी मांगों पर ध्यान देती है और इनको पूरा करने का काम करती है। ऋषिकेश से साधना प्लस के लिए दीपक नारंग की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और दीपक नारंग संवाददाता ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल दीपक आपसे लेना चाहूंगी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आपने इससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई, क्या कुछ वहां पर खास चल रहा है? क्या ये तस्वीरें बयां कर रही है कितनी पुरजोर तरीके से लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं? उत्तराखंड में 1950
वर्ष 1950 से मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग जो है वो पिछले काफी लंबे समय से की जा रही है और इसको लेकर के उत्तराखंड के तमाम शहरों में जो है महारैली हो चुकी है और लगातार इसके प्रयास जारी है कि ज्यादा से ज्यादा ये रैली करके सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराया जाए। आज इसी क्रम में जो है ऋषिकेश के आईडीपीएल जो हॉकी मैदान है वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और ये जितने भी लोग आए थे ये ऋषिकेश, रानी पोखरी, डोईवाला और यमकेश्वर प्रखंड से काफी सारे लोग यहाँ पे ये पहुंचे थे और सबकी एक ही मांग थी कि सरकार जो है उत्तराखंड में जो मूल निवास का जो कानून है उसे 1950 से लागू करे और जो सशक्त भू कानून है उसे भी यहाँ लागू किया जाए, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो जमीनें यहाँ पर खरीद रहे हैं किसी भी अन्य प्रोजेक्ट के नाम पर और वहाँ पे वो संबंधित प्रोजेक्ट ना लगा करके उनको जो है या तो वहाँ पे कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही है जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार चल रहा है और उनके हकों पर जो है कहीं ना कहीं यानी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, इनकी तमाम सारी मांगे हैं भू कानून के अलावा भी। मैं करूंगी दीपक आपका रुख, लेकिन इसी के साथ ही हमारे साथ कमल शर्मा भी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। कमल जी, जो लोग मांग उठा रहे हैं सशक्त भू कानून की, इसको लेकर सरकार का पक्ष क्या है और जिस तरीके से लोग सड़कों पर अब उतर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, कितना जायज है? तो भाई मुझे पूरी बता, आप उसको कह दो, मैं फोन नहीं दे रहा हूं। कमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोनों से रुक करेंगे, दोनों से हम रुक करेंगे क्योंकि तकनीकी खामी के कारण दोनों जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महारैली स्वाभिमान की महारैली के नाम से निकाला गया है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। इससे पहले हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो 3 इसमें मुख्य मांगे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि मूल निवास और सशक्त भू कानून हो, इसको लेकर के सरकार को हमारे पक्ष में सोचना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के इस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी। तो स्वाभिमान महारैली के नाम से ये रैली निकाली गई है। तो नारेबाजी करते हुए भी यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पारंपरिक वेशभूषा में भी यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा उन्होंने पहनी हुई है और यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 मुख्य मांगे बताई जा रही हैं, उसके अलावा भी कई सारी मांगे इनकी है जिनको लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि इस मौके पर पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में तैनात है कि किसी तरीके की अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए भी निगरानी बनाई जा सके। यानी भीड़ जहां पर होती है वहां पर पुलिस की तैनाती भी बहुत आवश्यक होती है। अब ऐसे में हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि पर्याप्त पुलिस बल भी यहां पर तैनात है और पारंपरिक वेशभूषा में भी कुछ महिलाएं हैं जो इस रैली को लीड कर रही हैं और यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मूल निवास इनकी मांग है, सशक्त भू कानून बने, यानी भू कानून को लेकर कई समय से प्रदेश भर में मांग उठ रही है और अब जो है सरकार से इस पर सशक्त एकदम कानून बनाने के लिए, कठोर कानून बनाने की मांग जो है यहां पर लोग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सरकार का क्या पक्ष है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि हम कड़े से कड़ा कानून लाएंगे और इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई बाहर से जमीन लेता भी है तो उनको रोजगार देने का एक लक्ष्य उनका होना चाहिए और बाहर से जो लोग जमीन उत्तराखंड में खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसी सशक्त भू कानून की बात लगातार प्रदेश की जनता की ओर से की जा रही है और अब जो लोग हैं वो सड़कों पर तक उतर आए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। स्वाभिमान महारैली के नाम से ऋषिकेश में ये पूरी रैली निकाली गई है। मूल निवास, सशक्त भू कानून मुख्य मांग इनकी है। पारंपरिक वेशभूषा में सरकार को एक तरीके से अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं प्रदेश के लोग। तो ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए 3 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के स्वाभिमान रैली ये निकाली गई है। महारैली इसको एक तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि हजारों की संख्या में महिलाओं की संख्या देखिए इसमें और ज्यादा दिख रही है पुरुषों के मुकाबले। सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, लगातार मूल निवास की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी कुछ दिनों पहले इस मामले में कहती हुई नजर आई थी कि इतना सख्त कानून बनेगा कि बाहर के जो लोग हैं उनके लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना काफी मुश्किल हो जाएगा।
और इस मौके पर अब जो है पुलिस बल की भी काफी तैनाती है, लोग अपनी मांगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुरुष महिलाएं भी दोनों शामिल इसमें है, लेकिन ज्यादा तादाद हम महिलाओं की इसमें देख पा रहे हैं। किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा बाकायदा पहन करके ऋषिकेश की सड़कों पर ये महिलाएं उतरी हैं, अपनी मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर ये उतरी हैं, अपने स्वाभिमान की महारैली इसको बता रही हैं और तमाम सारी मांगे इनकी है। सशक्त भू कानून बनाना भी एक प्रमुख मांग इसमें रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर महिलाएं अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।